हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। नाउ आज हम नरेशन के कुछ और वाइटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट अ ब्रीफिंग। आपको याद होना चाहिए कि रिपोर्टर क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, नरेशन कब होता है कब नहीं होता है, राइट? So basically today we will be stating the different forms and different rules that we regard about narration. Let's start. पहला जो रूल आप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फॉर वी। नाउ वी का मतलब होता है जब आपके सेंटेंस में डायरेक्टली कोट किया गया स्पीच वी को सब्जेक्ट लेके चल रहा हो। रिमेंबर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपके सेंटेंस में डायरेक्टली कोट किया हुआ कोई रिपोर्टेड स्पीच वी को अगर सब्जेक्ट लेके चल रहा होगा और जो पहला है आपका जो फैक्ट फुलफिल होना चाहिए वो ये है कि इट स्टेट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट इट रिमेन्स अनचेंज्ड। और वो किसी यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट को रेफर करता है तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसे द सेंट सेड वी आर मॉर्टल, हम बोल रहे हैं द सेंट सेड वी आर मॉर्टल, ठीक है? तो सही बात है, हमें मरना ही है एक दिन। हम ऐसा थोड़ी ना हम इमॉर्टल है और हम जिंदगी भर आदि अनादि काल तक हम जिंदा ही रहेंगे, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो जब भी कोई स्टेटमेंट में हमारा इन्वर्टेड कॉमास में वी को सब्जेक्ट बना के किसी यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट के बारे में रेफर किया जाता है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपके रिपोर्टिंग स्पीच में भी, मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म में भी हमारा करेक्शन क्या होगा? द सेंट सेड दैट वी आर मॉर्टल, वी आर मॉर्टल विल रिमेन वी आर मॉर्टल, उसमें कोई चेंज नहीं देखा जाएगा, राइट? इन द सेम वे अगर हम बोले दे सेड, उन्होंने कहा वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर, ये जाहिर सी बात है, आप एयर एंड वाटर के बिना रह नहीं सकते। तो ये भी एक फैक्ट है, एक साइंटिफिक फैक्ट जो विच रिमेन्स अनचेंज्ड। तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा? दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर, सो इवन इन दिस सेक्शन इट विल रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर? चलिए, हाउएवर इस रूल का एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए आपके रिपोर्टेड स्पीच में अगर हम वी को सब्जेक्ट रखें और यूनिवर्सल ट्रुथ ना बोलकर किसी भी एडिटर के मैगजीन का एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर या फिर कंपनी के एडिटर के बारे में रेफर करें तो हम वी को फिर चेंज कर देते हैं। जैसे पहले वाले में वी ही था ना, लेकिन इस बार वो चेंज हो जाएगा इट में या फिर इट्स में अकॉर्डिंग टू नीड। किस किस में चेंज हो जाएगा? इट में या फिर इट्स में अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है? However, the first rule has got an exception. मान लीजिए अब कि आपका बी सब्जेक्ट है, मतलब बी हम इस बार भी सब्जेक्ट बना रहे हैं, बट दिस टाइम आप किसी मैगजीन के एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर या फिर कंपनी के एडिटर बन के बात कर रहे हैं उस वी में, राइट? तब हम उसको चेंज करते हैं इट या फिर इट्स में अकॉर्डिंग टू नीड। मतलब याद रखिएगा जो पहले वाले सेक्शन में था जब हमने यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट्स भेजे थे तब हमने सेंटेंस में वी को एज इट इज छोड़ दिया था, बट वी अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है इनडायरेक्ट स्पीच में, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? इट शुड एक्ट लाइक अ कंपनी, मैगजीन और अ न्यूज़पेपर, ठीक है? जैसे मान लीजिए द इकोनॉमिक टाइम्स सेज वी विल रिमेन क्लोज्ड ऑन फ्राइडे, वी विल रिमेन क्लोज्ड ऑन फ्राइडे, ठीक है? नाउ जब आप इस सेंटेंस को देख रहे हो तो इकोनॉमिक टाइम्स के लिए हमने इसको किसको यूज किया है? यहाँ पे वी को यूज किया है ना? अब जब आप वी को यूज कर रहे हो तो वी किसके लिए जा रहा है? इकोनॉमिक टाइम्स। अब यहाँ इकोनॉमिक टाइम्स क्योंकि कंपनी का नाम है तो वो तो खुद ब खुद बोलेगा नहीं, उसका कोई एडिटर या कोई चीफ जनरल ही बात कर रहा होगा। आपका करेक्शन क्या हो जाएगा? द इकोनॉमिक टाइम्स सेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि इट विल रिमेन एज इट इज। मोर ओवर ये टेंस आपका फ्यूचर में है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं देखा जाएगा। दैट इट विल रिमेन क्लोज्ड ऑन फ्राइडे, द स्टेटमेंट विल रिमेन एज इट इज, ओनली वी विल बी चेंज टू इट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर आपके सेंटेंस में कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो एंड आफ्टर द सब्जेक्ट इन द रिपोर्टेड स्पीच वर्ड्स लाइक कैन, मे, इज, एम, आर, हैज, हैव बीन यूज्ड, इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं। मतलब अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है और आपके सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा में सब्जेक्ट के तुरंत बाद मे, माइट, कैन, कुड यूज हुआ है तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे he said to you you may go out, may का पास्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा? he said that you might go out। क्लियर? तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और आपके इन्वर्टेड कॉमास में
सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, बीन, कैन, मे जैसे वर्ड्स है, तो ये आपके जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो फिर ये चेंज हो जाएंगे आपके पास्ट फॉर्म में। क्लियर? यहां पे हमारा कन्वर्जन क्या हो रहा है, मे विल गेट कन्वर्टेड टू माइट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ द रिपोर्टेड स्पीच, इफ इन द रिपोर्टेड स्पीच इफ कुड, शुड, माइट एंड वुड, अगर ये 4 वर्ड्स यूज किए जाएंगे तो अगर could, should, might and would is used, the same remain unchanged in the indirect speech, तब इसमें देखा जाएगा कि कोई चेंज नहीं होगा। भाई आप can को could कर सकते हो, आप may को might कर सकते हो, आप could को कैसे चेंज करोगे? could का क्या पास्ट फॉर्म दोगे आप, राइट? तो हमारा करेक्शन क्या होगा, he said to me I could solve the problem। देखो वैसे भी can और could जो होता है हम इसे यूज करते हैं क्योंकि हम कैपेबिलिटी या एबिलिटी शो करते हैं, और ये एबिलिटी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल एबिलिटी भी हो सकती है, राइट? तो अब आप यहाँ पे क्योंकि could का पास्ट फॉर्म नहीं दे रहे हो तो आपका करेक्शन क्या होगा, she said that she could solve the problem। यहाँ पे आपके सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, सिवाय कौन चेंज हो रहा है, आपका सब्जेक्ट, I will be changed to she। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर मेरा फर्स्ट पर्सन मेरे सेंटेंस को स्टार्ट करता है तो हम प्रेफरेंस किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यस और नो। हाउएवर अगर आपके सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों ही पास्ट टेंस में होगा तो फिर जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच है इट विल गेट कन्वर्टेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड दिस रूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट हो तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा जब इनडायरेक्ट में जाएगा तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। मतलब he said I went to Patna yesterday, करेक्शन क्या हो जाएगा, he said that he had gone to Patna the day before। yesterday becomes what, yesterday becomes the day before। क्लियर? खैर अब आप बोलोगे ये वाला सेक्शन तो आपने बताया नहीं मैम, हम इसको अभी फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज का अगर टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस में तो इट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रवि सेड द बॉय वाज डांसिंग, अब ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, बॉय वाज डांसिंग, इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है तो करेक्शन क्या हो जाएगा, रवि सेड दैट द बॉय हैड बीन डांसिंग। ही सेड टू मी you were reading the Ramayana, you were reading the Ramayana, past continuous, right? करेक्शन क्या हो जाएगा, that I had been reading the Ramayana। you यहाँ पे I क्यों हो रहा है आपके सेंटेंस में, क्योंकि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, मी को, मेरा ऑब्जेक्ट को, है ना। सेकंड पर्सन के साथ हम किसको फॉलो करते हैं, ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। हमारा करेक्शन हो जाएगा he said to me that I had been reading the Ramayana। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब आपके सेंटेंस में जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इट विल गेट कन्वर्टेड टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मिस्टर शर्मा सेड टू मी, मिस्टर शर्मा ने मुझसे कहा, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, उन्होंने अपना काम फिनिश कर लिया है। मिस्टर शर्मा अपने लिए ही तो बोल रहे हैं ना, मिस्टर शर्मा ने मुझसे कहा कि उन्होंने अपना काम फिनिश कर लिया है। तो जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, Mr. Sharma told me that he had finished the work। करेक्शन क्या हो जाएगा, Mr. Sharma told me that he had finished the work। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, यस नाउ कम्स द चार्ट, जहां पे अब आप ब्रीफिंग करोगे अबाउट द चेंज ऑफ टेंस। मतलब आपके सेंटेंस में प्रोनाउंस अगर दिए गए हैं तो वो किस में बदलेंगे, राइट? नाउ दिस बन जाएगा दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, नाउ, देन, thus, so, hence, thence, today becomes that day। ये फॉर्म्स और ये चेंजेस कब आएंगे हम इसको अभी और एक्सप्लेन करेंगे आपको। tonight becomes that night, this day becomes that day, this night becomes that night, tomorrow का अलग अलग फॉर्म बन सकता है आपके ऑप्शन में। अब इसमें ऑप्शंस भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपके एग्जाम में क्या दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है। टुमारो द नेक्स्ट डे भी बन सकता है, द फॉलोइंग डे भी बन सकता है, ऑन द मोरो भी बन सकता है। खैर ऑन द मोरो बहुत कम यूज किया जाता है बट जान के रखिए। येस्टरडे क्या क्या बन सकता है, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। द डे बिफोर येस्टरडे क्या होगा, द डे बिफोर तो आपने कर लिया, व्हाट इफ द डे बिफोर येस्टरडे, मतलब 2 दिन पहले, तो क्या हो जाएगा 2 days बिफोर। द डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल के बाद वाला दिन, मतलब यहां भी 2 दिन का गैप आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इन 2 days टाइम। This is how you relate pronouns and change of time। Now, कम क्या हो जाएगा, कम के साथ आ जाएगा go, a year ago will become a year before। Last month हो जाएगा the previous month या फिर the month before।
लास्ट ईयर बन जाएगा, द प्रीवियस ईयर या फिर द ईयर बिफोर, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक आपके सेंटेंस में, नेक्स्ट मंथ बन जाएगा द फॉलोइंग मंथ, एंड नेक्स्ट नाइट विल बिकम द फॉलोइंग नाइट। दिस इज हाउ टाइम and your pronouns are changed when you are converting sentences from direct to indirect speech। तब होता है जब आप अपने sentences को direct से indirect speech में convert कर रहे होते हैं। चलिए, next we have indirect speech for interrogative sentences। अच्छा, हमने एक साइड में आपके सारे रूल्स लिख दिए हैं, तो आप लोगों को अलग अलग जगह पे सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसे देखो, बेसिक रूल्स अगर बोले फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तब हम क्या क्या रूल्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला, अब तक हम हर जगह से यूज कर रहे थे, टेल यूज कर रहे, सेड टू मी, टोल्ड मी, सेड टू मी, टोल्ड मी, सेज, विल से। अब अगर यहां पे इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो आपका से और टेल किस में बदल जाएगा, आस्क में और इंक्वायर्ड में। किस में बदल जाएगा, आस्क में, इंक्वायर्ड में। किसी एग्जाम में आप इसको भी यूज कर सकते हो, वांट टू नो ऑफ को, किसी एग्जाम में आप इसको भी यूज कर सकते हो, वांट टू नो ऑफ। यहां बोला जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क विल नॉट बी यूज। जब आप इनडायरेक्ट में जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया जाएगा, सवाल में क्वेश्चन होगा बट जवाब में नहीं होगा। ठीक, चलिए, कंजंक्शन दैट विल नॉट बी यूज, ये बहुत वाइटल रूल है, बहुत ज्यादा वाइटल रूल है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम कंजंक्शन दैट को यूज नहीं करते। हम अभी तक क्या कर रहे थे, आई हैव ईटेन द चॉकलेट, हम क्या बोल रहे थे हम सेंटेंस में, दैट आई हैड ईटेन द चॉकलेट, यस और नो, दैट लग रहा था ना। बट अगर यही चीज इंटेरोगेटिव हो जाएगी, क्वेश्चन बन जाएगा, तो अब आप वहां पे दैट को यूज नहीं करेंगे, ये दूसरा रूल है। नेक्स्ट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को भी हम रिमूव करते हैं। तो इस रूल में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के वक्त हम दैट को यूज नहीं करेंगे, है ना। दूसरे में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होगा जब वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। दूसरे में से या फिर टेल क्या बन जाएगा आपके सेंटेंस में, आस्क या फिर इंक्वायर्ड। और दूसरा, अगर आपके सेंटेंस में कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास डायरेक्ट में है तो वो इनडायरेक्ट में यूज नहीं किए जाएंगे। क्लियर। चलिए, अब क्वेश्चंस को देखते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। सवाल हमेशा दो किस्म के होते हैं। एक सवाल जिसका आंसर आपको हाँ या ना में मिल जाए, यस और नो, एक ऐसा सवाल जिसका आंसर हाँ या ना में मिल जाए। और दूसरा सवाल जिसमें आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना हो। जनरली ये जो सवाल हैं ये व्हाट, व्हेन, हाउ और व्हाई से शुरू होते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये कैसा सवाल है, हर सवाल का जवाब हाँ ना में हो सकता है? हर सवाल का जवाब हाँ ना में नहीं होता। कुछ सवालों को एक्सप्लेनेशंस की जरूरत होती है, मतलब मेरा आंसर सिर्फ हाँ ना में खत्म नहीं हो पाएगा। जैसे आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखा हमने। अगर हम आपको सेंटेंस बोलते हैं डू यू लाइक मैंगोज, क्या आपको मैंगोज पसंद है, इसका आंसर आप बोल सकते हैं यस, आप बोल सकते हैं नो, डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। इस सवाल के दो जवाब हो सकते हैं, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। लेकिन हम अगर पूछे आप क्या कर रहे हैं तो आप बोलेंगे यस, आप बोलेंगे नो, नहीं होगा ना। देखो हर सवाल का जवाब हाँ ना नहीं होता। जब आप सेंटेंस में बोल रहे हो व्हाट आर यू डूइंग, तो इस कंडीशन या इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, राइट नाउ आई एम बिजी राइटिंग अ लेटर। कोई भी सवाल का जवाब जब हाँ ना में ना हो, तो सवाल हमने कितने टाइप के पढ़े, दो टाइप के। एक सवाल जहां डायरेक्टली आपको हाँ या ना में जवाब मिल जाए, दूसरा जहां पे आपको जनरली इन क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़े। और ये दूसरा वाला केस, जनरली ये क्वेश्चंस किससे स्टार्ट करता है, व्हाट के साथ। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सेंटेंस में हमारा जवाब यस और नो में आ जा रहा है, तो हम उसके साथ इनडायरेक्ट स्पीच में इफ या वेदर को लेते हैं। अगर हाँ या ना में आपके किसी भी सवाल का जवाब है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में करते वक्त हम वहां पे इफ या फिर वेदर को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं राघव सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी, सवाल है डू यू लाइक कॉफी, ये जवाब हाँ या ना दोनों में हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, राघव आस्क्ड मी, यहां पे देखो सेड किस में चेंज हो गया है, आस्क्ड में, आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड कॉफी। हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, इफ आई लाइक्ड कॉफी। हम ये नहीं बोलेंगे दैट इफ आई लाइक कॉफी। रिमेंबर हमने क्या बोला था, इंटेरोगेटिव होने में दैट को यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ के एक बार और देखते हैं।
कुछ सवाल और है आपके सामने। शी सेड टू मी कैन आई यूज योर कार, क्या हम आपकी कार इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका जवाब हो सकता है हाँ और ना। तो अगर हाँ ना में जवाब है तो हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं? इफ को भी और वेदर को भी। हम क्या बोल सकते हैं? शी आस्क्ड मी, यहाँ पे सेड मी क्या हो जाएगा? आस्क्ड मी इफ शी कुड। कैन आई, कैन है तो क्या बन जाएगा आपके सेंटेंस में? अभी पढ़ाया था ना, कुड हो जाएगा। इफ शी कुड यूज माई कार, बिल्कुल सही है क्योंकि हाँ ना का जवाब है। राज सेड टू हर, राज आस्क्ड हर, सेड किस में चेंज होगा? आस्क्ड में। विल यू बाय द बुक, हम क्या बोल सकते हैं? वेदर शी वुड बाय द बुक, यहां पे विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। समझ आया? सो दिस इज हाउ यू रिलेट टू क्वेश्चंस। आप इसको इफ के साथ और वेदर के साथ रिलेट कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट्स में। नेक्स्ट, क्वेश्चंस दैट कैन नॉट बी आंसर्ड ओनली विथ यस और नो। जो सवाल का जवाब आपको हाँ या ना में नहीं मिलता, वहां पे हम इफ और वेदर को भी यूज नहीं करेंगे। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जिन भी सवालों का जवाब सिर्फ हाँ और सिर्फ ना में है, सिर्फ वहीं पे उसी टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप यस या फिर नो को यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप उसको यूज नहीं करेंगे। तब आप कैसे सेंटेंस को बोलेंगे? लेट्स सी। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। अब देखो एक और चीज याद करिएगा, यहाँ पे ये क्या है? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ना। व्हाट आर यू डूइंग का जवाब आप हाँ ना में नहीं दे सकते, आपको बताना कुछ तो पड़ेगा ना। मैं लिख रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं कहानी पढ़ रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, है ना। तो जब आपका कभी WH वर्ड से कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो वैसे ही कॉपी हो जाएगा। हमारा करेक्शन क्या होगा? बस आर यू डूइंग की जगह हो जाएगा आई वॉज डूइंग, क्योंकि उसने हमसे पूछा है ना। तो हमारा जवाब क्या होगा? उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था। यस और नो, हम क्या बोलेंगे? उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था। तो हमारा स्टेटमेंट देखो, सेड तो रिप्लेस होगा आस्क के साथ, बट क्योंकि ये हाँ ना का जवाब नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट आई वॉज डूइंग। यहाँ पे इफ या वेदर नहीं आएगा। क्लियर? उसी तरीके से ही या फिर दे सेड टू मी वेयर हैव यू गॉन, आप कहाँ गए थे? तो आप क्या बोलोगे? दे आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन। इज दैट क्लियर? सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन यूज नहीं होगा। चलिए अब आप बताइए कौन सा कंजंक्शन था वो? दैट। क्लियर? चलिए, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन मार्क इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं यूज किया जाएगा। दूसरा, हमारे पास हर सवाल दो जवाब दे सकते हैं। पहला, एक सवाल का जवाब हाँ या ना में आ सकता है, दूसरे सवाल का जवाब को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस लग सकते हैं। अगर हाँ या ना में आपका जवाब आता है तो आप इफ या फिर वेदर के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो मोस्टली दिमाग में क्या रखना है, ये सेंटेंसेस WH वर्ड से स्टार्ट किए जाएंगे और इनको क्या चाहिए होगा? एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अपने क्वेश्चन का। इन दिस केस हम इफ या वेदर को यूज नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे सवाल को कॉपी कर देंगे, सिर्फ हमारा सब्जेक्ट चेंज होगा। क्लियर? इफ यस, लेट्स मूव फर्दर। नाउ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। मतलब अ सेंटेंस दैट कैन एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और अ सजेशन इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे ओपन द डोर। अब यहाँ पे आपने कहीं प्लीज तो लगाया नहीं है, तो हम तो भैया यही समझेंगे कि आपने हमें ऑर्डर दिया है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? हियर इज अ कमांड फॉर यू टू ओपन द डोर। इन द सेम वे, इफ आई से प्लीज हेल्प मी, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लीज है तो बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना, ये रिक्वेस्ट फॉर्म है इंपेरेटिव का। क्विट स्मोकिंग, अब यहाँ पे हम जबरदस्ती तो आपका हाथ नहीं रोक सकते कि आप स्मोक ना उठाओ या सिगरेट ना उठाओ, तो ये किसका फॉर्म है? ये एडवाइस का फॉर्म है ना, बिकॉज दिस डेफिनेटली इज इंजूरियस टू हेल्थ। नाउ डोंट मेक अ नॉइज इज ऑल्सो अ कमांड। यहाँ पे कहीं से प्यार नहीं झलक रहा, हम आपको इरिटेटेड टोन में ही बोलेंगे ना, प्लीज इतनी आवाज मत मचाइए, है ना। चलिए, अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके रिपोर्टिंग वर्ब में। नाउ द रिपोर्टिंग वर्ब सेड विल बी हियर चेंज टू एडवाइज्ड, फॉरबेड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड। अब ये डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस के ऊपर। अच्छा, इसमें एक वर्ड है जहां पे लिखा है फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब होता है किसी काम को करने से रोकना या प्रिवेंट करना, ठीक है। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं, याद रखिएगा सेंटेंसेस इंग्लिश में कई तरीके के वेरिएशन के होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके सेंटेंस में कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है कि आपको कोई काम करने से रोक रहा है, ठीक। अब कितने तरीके से रोका जा सकता है? आपकी मदर आपको जिस टोन में वो काम करने से रोकेंगी, कि आपका फ्रेंड भी आपको उसी टोन में रोकेगा?
या फिर आपका फ्रेंड आपको जिस टोन में काम करने से रोकेगा, क्या आपके बॉस का भी टोन वैसा ही होगा? नहीं ना। मतलब हमारे सेंटेंसेस में रोकने का तरीका भी अलग अलग होता है। कई बार डांटने के तरीके में भी एडवाइस छुपा होता है ना। प्लीज डोंट गो आउट इन द डार्क। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है कि मना किया जा रहा है, लेकिन वो एक तरह के एडवाइस के साथ दिया जा रहा है ना। तो हम इन सब पे जिक्र करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा तो यहाँ पे हमारे करेक्शंस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट होंगे। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। उसने मुझसे कहा कि प्लीज मेरी हेल्प करो। अब यहाँ प्लीज है तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। हम क्या बोलेंगे? सीता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। नेक्स्ट, she said to me please lend me your camera for one day। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? she requested her to lend him her camera for one day। next comes exclamatory sentences। now what are exclamatory sentences? जहां पे भी आप किसी सडन फीलिंग या सडन इमोशन को अचानक से दिखा रहे हो, ठीक है। एक तो होता है, देखो कैसे, एक सिंपल से स्टेटमेंट देते हैं। आप रूम में खड़े थे, आपने बाहर जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी सी हवाई, आपने बोला आज बाहर बहुत ठंड है। आपने दरवाजा खोला और सारी की सारी स्नो छत की आपके ऊपर गिर गई। अब आज आपने बोला भाई आज बहुत ठंड है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, जहां पे आपको बहुत ठंड लग रही है और अचानक से आपको पता भी नहीं था कि वेदर में कोई चेंज आया है। सो अ सडन एक्सप्रेशन विच स्टेट्स अ स्टेट ऑफ जॉय और वंडर इज नोन एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। अब इनको हम कुछ वर्ड्स के साथ यूज करते हैं, जैसे कि हुर्रे, अलास, वाव, आह, ब्रावो एक्सेट्रा। नाउ आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये डिपेंडेंट होगा। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल्स देखा जाए तो हुर्रे, आई वन द कंपटीशन, यहां पे आपका सेंटेंस एक स्टेट ऑफ जॉय को रेफर कर रहा है। अलास, आई कुडंट क्वालिफाई द एग्जाम, ठीक है। अब यहां पे आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करें, ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, अलास वर्ड यूज हो रहा है, तो इट इज एक्सप्रेसिंग व्हाट? अ स्टेट ऑफ सॉरो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, यहां पे हम क्या बता रहे हैं? इट्स अ स्टेट ऑफ वंडर। क्लियर? चलिए, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे ही सेड अलास आई फेल्ड द टेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हम यहाँ पे एक्सक्लेम्ड यूज कर सकते हैं और ये सेंटेंस का टोन ही फॉलो करेगा। क्योंकि आपके सेंटेंस में आपने टेस्ट को फेल किया है, तो ये कहीं से गर्व होने वाली बात तो है नहीं, खुश होने वाली बात तो है नहीं। तो आप क्या बोलोगे? he exclaimed with sorrow that he had failed the test, right? In the same way, she said, wow, what a beautiful car it is। तो हम क्या बोल सकते हैं? She exclaimed with wonder that what a beautiful flower it was। Clear? Now, आपके सेंटेंस में एक चीज और याद रखिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की जब बात की जाती है तो जनरली हम लोग उसके फॉर्म के साथ एक एडवर्ब को ऐड कर देते हैं, ठीक है। एडवर्ब को, एडवर्ब का मतलब आपको एक्स्ट्रा मीनिंग देना होगा। जैसे देखो, अगर हम बोल रहे हैं ना, आपके सामने आपकी फेवरेट कार खड़ी है, तो आपने बोल दिया कितनी प्यारी सी कार है ना, मेरी फेवरेट है, और दोबारा आपकी ड्रीम कार आपके बगल से निकल गई और आपने बोला भाई क्या कार है ना। तो जो वो अलास वाला, जो वो सडन एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट था, वो किससे आ रहा था? वो एक्सक्लेमेशन से आ रहा था, राइट। अब आप यहाँ पे अगर सेंटेंस को बोलोगे तो आप ऐसा थोड़ी ना बोल पाओगे, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। आप क्या बोलोगे? ओह द कार वॉज वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पे वेरी किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का, ये बताने के लिए कि वो सिर्फ ऑर्डिनरी नहीं है, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्यूटिफुल। समझ आया? तो नॉर्मली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको एडवर्ब के यूजेस भी दिख सकते हैं। सॉर्टेड? यहां तक तो हम लोगों ने अलग फॉर्म्स में इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देखे, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ नरेशन। बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आर स्टिल लेफ्ट। वी विल बी रिवाइजिंग देम ऑल। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग योर प्रीवियस एक्सरसाइजेस एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।